नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर बहस के सबसे बड़े शो मुद्दा हिमाचल का में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभय उपाध्याय। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया। एक चरण में सभी 68 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 17 अक्टूबर को तक नामांकन होगा। 27 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 29 अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे और 12 नवंबर को जनता नई सरकार के लिए मतदान करेगी, जिसके नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। यानी 55 दिन बाद यह पता चल जाएगा कि हिमाचल में दोबारा कमल खिलेगा या फिर जनता हाथ का साथ देकर परिवर्तन लाएगी, जिसके लिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज सोलन में परिवर्तन प्रतिज्ञा महारैली की और कई बड़े दावे करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कुछ बयान हम आपको सुनवाते हैं और उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। Notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire देखें तो ये 5 साल जो बीते हैं इसमें भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि ये चुनाव है तो आलोचना करनी ही है, कि ये चुनाव है हम इस तरफ है वो उस तरफ है तो हाँ उनकी बुराई करनी है। नहीं, मैं एक वास्तविकता आपको बताना चाहती हूं। कर्मचारियों को लीजिए, आपके प्रदेश में तकरीबन 2 लाख कर्मचारी हैं। आज कहां है? धरने पे बैठे हैं, महीनों से धरने पे बैठे हैं, सरकार का एक प्रतिनिधि नहीं आया। में बात कहें तो हमारी कैंपेन बिल्कुल सुचारू रूप से चली है। हमारा शीर्ष नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं अनेक बार अभी तक आ चुके हैं और आने वाले समय में फिर से उनके कार्यक्रम बनने वाले हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी की बात है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, चाहे भाई अमित शाह जी की बात है, तो सब कार्यक्रम आने वाले समय में होते रहेंगे और बहुत जोरदार कैंपेन हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को। हम लोग स्वागत करते हैं इलेक्शन कमीशन के निर्णय का और एक बार फिर वापस जनता के आशीर्वाद के लिए जाने के लिए तैयार हैं। डबल इंजन की सरकार ने शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किया है। इसके साथ कह सकता हूं, जनता का आशीर्वाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा, क्योंकि केंद्र में मोदी जी ने जिस तरह से देश का नेतृत्व किया है, आपदा के समय भी देश और दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ाया है। इसी तरह से हिमाचल। तो आपने देखा, सबके अपने अपने दावे हैं और लोगों के बीच में जाने से पहले उनको बताने की कोशिश की क्यों उनकी पार्टी ही बेहतर साबित होगी अगले 5 सालों के लिए। और आज हम बात करेंगे कि क्या जयराम सरकार को एक बार फिर से जनता इनाम देगी और लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का मौका देगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्वागत आपका और सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मंत्री। आप, जाहिर सी बात है, आप दोनों एक दूसरे के विरोधी और कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इसको हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है मुकेश जी, जिस तरीके से जयराम ठाकुर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, वो इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और यहाँ उनकी सरकार ने जो काम किया राज्य के लिए, उसमें अब इस बात की शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये जो रवायत है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की वो बदलेगी, क्योंकि देश के कई राज्यों ने ऐसा ही दिखाया है और ये अब हिमाचल जा रहा है। देखिए, रिवाज बदलने की तो बात ही नहीं है। बदलेगा तो राज बदलेगा, बदलेगा तो ताज बदलेगा, पलटेगा तो सियासत पलटेगा। इसकी सब तैयारियां हो चुकी हैं। बोल्ड फेस रखने से कुछ नहीं होने वाला है। जयराम भी अंदर खाते जानते हैं कि अब जाने का समय आ गया है। 5 साल का समय पूरा हो गया है और आज जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने 3 बजे घोषणा की, उसी के साथ ही भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
होने जा रहा है। ये एक हिमाचल प्रदेश से भाजपा को जाने से अब कोई ताकत बचा नहीं सकती, जितनी मर्जी ताकत लगा ले, इनको जाना है। जिस ढंग से प्रदेश में कुशासन हुआ है, जिस ढंग से सरकारी रिसोर्सेज का जो है क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स हुआ है, और खासतौर पे पिछले सवा तीन महीने से जिस ढंग से जयराम टूरिंग कर रहे थे सरकारी खर्चे पे, करोड़ों रुपए खर्च के, करोड़ों क्या 400 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया। और उसके बाद घूमने के बाद इन्होंने एक बात की, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अगर कांग्रेस सरकार बन जाती है तो जो है तोड़ दी जाएगी। इसका मतलब उन्होंने किंतु परंतु लगा दिया, उनको पता लग गया कि कांग्रेस की सरकार बन भी सकती है। अच्छा, आप मुकेश जी ये बताइए, वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि ये सरकार दोबारा नहीं आ पाएगी और उसका फायदा आपको होगा, आप सरकार बनाएंगे? वो कौन से महत्वपूर्ण 3 मुद्दे हो सकते हैं जो आपके पक्ष में जाएंगे? नहीं, आप मुझे बताएं कि 5 साल में ये कोई 5 मुद्दे बता दें जो इन्होंने किए हों, जो आपको लगता है कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर। हिमाचल में सुन रहा था, ये कह रहे थे कि हिमाचल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, कांग्रेस तो हिमाचल को बनाने वाली है। अगर इंदिरा गांधी ना होती तो हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व ना मिलता 1971 में। तो हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? और फिर जो है ये लोग तो वो थे जो है विशाल हिमाचल की, विशाल पंजाब की वकालत करते थे, स्टेट हुड मारो टूट के नारे लगाते थे। विडंबना ही कहो कि इस समय केंद्र में और राज्य में उस दल की सरकार है जिनकी हिमाचल के प्रति कोई योगदान नहीं है। अब इस समय आप बताओ कि महंगाई की हालत क्या है। अगर 30 रुपए किलो आटा कोई 250 रुपए तेल की बोतल सरसों की खरीदेगा तो इनको वोट क्यों डालेगा? अगर 1200 रुपए की जो है गैस का सिलेंडर खरीदेगा तो इनको वोट क्यों डालेगा? अगर 500 रुपए की जो है सीमेंट की बोरी खरीदेगा तो ये कहां से वोट के हकदार हो गए? दूध पे टैक्स लग गया, दही पे टैक्स लग गया, पनीर पे टैक्स लग गया। महिलाओं के जो है आभूषणों पे जो है, अगर पुराने आभूषण भी बेचने जाना हो तब भी 3% टैक्स लग गया है इस समय। तो क्या अगर आपकी सरकार बनती है तो इन सारे टैक्स को आप दरकिनार कर देंगे? अरे ऐसा है, बदलाव आएगा। इन लोग, अभी मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जी अरे अगला राउंड किसने देखा? आपको जो मौका मिला था उसमें आप नहीं दे पाए। आपने देना होता तो आपको 5 साल का समय मिला था, जो आपने परफॉर्म करना था इस टेन्योर के अंदर करना था। आपका समय समाप्त है। जब समय अवधि समाप्त हो गई, अब ये तय है कि आपको मान लेना चाहिए कि मैं ओपीएस कर्मचारियों को नहीं दे पाया। और ये चलिए अभी ठीक है, सुरेश भारद्वाज जी से रिएक्शन ले लेते हैं। सुरेश जी, आपने सुना, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस बात को ही भुनाने की कोशिश में है कि वो इस बात को लेकर आगे जाए लोगों के बीच में कि बीजेपी सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है। मैंने से कि वो कहना है कि ये मुद्दे गिनती से बाहर चले गए हैं, इतने फ्रंट पर आपकी नाकामी रही है। उन्होंने कहा भी, जैसे ओपीएस का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, उन्होंने वो सारे जरूरी वस्तुओं की कीमतें भी आपको बताई, बेरोजगारी का एक मुद्दा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने जो कुछ भी काम किया उस पर ये सारा कुछ, ये जो मुकेश जी बता रहे हैं, ये सारा आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है। देखिए, अब मुकेश अग्निहोत्री जी विपक्ष के नेता हैं। ये चुनाव जीत जाएं, शुभकामनाएं, लेकिन इनकी पार्टी तो स्वयं ही अंधेरे में है। जिसके लोक में जो है वो अंधेरा ही अंधेरा है। सूर्य जहां पर उग ही नहीं रहा है, ये यात्राएं कर रहे हैं आजकल, तो उनको जो है वो कोई चीज़ जो है वो प्रकाशमय दिखाई नहीं देगी। हिमाचल प्रदेश ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में कहां से कहां पहुंचा है, ये इसको जो है वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। और जितने भी ये मुद्दे गिनाते हैं, ये तो सारे इनके ही क्रिएट किए हुए हैं। इन्होंने जो है वो तो जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हो 5-5 बार, उन्होंने बेरोजगारी पैदा की, अब पुत्र जो है वो रोजगार यात्रा करे। और ये इन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि भी किस प्रकार से जो है वो विकास जहाँ पर कोई हुआ ही नहीं है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है।
कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनके समय में 2 ऑक्सीजन प्लांट थे, आज बढ़ करके 53 हो गए हैं। इनके समय में तो मास्क भी नहीं बना करता था, आज जो है वो हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर ही हर हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में है। 70 प्रदेश में एम्स जैसा जो है वो बड़ा हॉस्पिटल मिलना और उसका रिकॉर्ड टाइम में बन करके तैयार होना, ये अपने आप में जो है ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो है वो विकास किस तेज गति से जो है वो बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि इनको बताना चाहिए अपने समय में कि इनके समय में क्या हुआ। अब ये पुरानी लकीरें पीटते रहते हैं। अगर 1971 में जो है वो हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य प्राप्त हुआ तो उस समय जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसमें कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं था। तो बनाना जो लोग थे तब तो मुकेश अग्निहोत्री जी और इनके जो प्रेडिसेसर्स हैं वो तो पंजाब में हुआ करते थे जब ये हिमाचल प्रदेश बना था। तो इसलिए और हमेशा से मैं फॉलो कर रहा हूँ 1971 के बाद जो है पॉलिटिक्स को हिमाचल प्रदेश की, जब जब इस प्रकार के नारे पुराने जो है कांग्रेस लगाना शुरू करती है तो इसका अभिप्राय होता है कि वो जमीन पर कहीं नहीं है, वो हारने वाली है। और आज इनको अपनी पार्टी ही संभाले संभली नहीं जा रही है। इनके कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो पार्टी को छोड़ करके भाग रहे हैं, इनके विधायक पार्टी को छोड़ करके भाग रहे हैं। ठीक है, देखिए आपने अपनी उपलब्धियां गिनवाई, ठीक है, बहुत सारा काम हुआ, लेकिन आज हमने जयराम ठाकुर जी से भी बात की। उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा हर एक चुनाव में होता है। तो क्या आपको लगता है कि केवल ऐसा सोच लेने से, ऐसा बोल देने से ये मुद्दे चुनाव में प्रभावी नहीं रहेंगे और जो आप दावा कर रहे हैं उसके आधार पर ही जनता मतदान करेगी? देखिए बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो मैं समझता हूं कि जितना एड्रेस भारतीय जनता पार्टी ने किया है आज तक कभी नहीं हुआ है। सरकारी क्षेत्र में अगर 5 साल 2022 और उसके बाद जो है वो आप 17 से लेकर आज तक का पीरियड निकालें, दोनों को कंपेयर करें तो हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने इनसे जो है वो लगभग 10 गुना ज्यादा जो है वो पोस्ट क्रिएट की हैं, रेगुलराइज की हैं, या हमने जो है वो नौकरियां दी हैं। और दूसरी तरफ जो है वो आप प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे, इससे पहले जो प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां क्रिएट होती हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ पहली बार जो है 2003 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, और दूसरी बार हिमाचल प्रदेश बन रहा है और माननीय मुकेश जी की ही कंस्टिट्यूएंसी में वो बन रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है, ठीक है, आपका ये कहना है कि जो लॉन्ग टर्म काम चल रहे हैं जिस पर कि एक बार फायदा जब आना शुरू होगा लोगों के पास तो हमेशा के लिए वो रहेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, राजस्व बढ़ेगा, तो ये सब बातें आप बताना चाह रहे हैं। मुकेश जी, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि जो ये लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिलने वाला है हिमाचल प्रदेश को, जैसा कि बीजेपी कह रही है डबल इंजन की सरकार की वजह से, कहीं आप उसको नजरअंदाज करने की भूल तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप ऐसे आप आलोचना करेंगे सरकार की तो शायद लोगों ये नहीं, देखिए ऐसा है, जहां तक ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं और जहां वीरभद्र सिंह जी को बीच में ला रहे हैं, मैं भारद्वाज साहब वरिष्ठ नेता है, मैं इनको एक बात कहना चाहता हूँ। वीरभद्र सिंह ने 60 साल तक लोगों के दिलों पे राज किया, 6 दफा वो मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश के पार्टी के प्रधान रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनको लाने की बात तो हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन ये बताएं कि क्या आपके शासन में पुलिस महकमे में 6-6 लाख में कांस्टेबल की पोस्टें बिकी के नहीं? लिए 6-6 लाख रुपए लिया गया, जिसको लेके 250 लोग आज जेल की सलाखों में हैं, और जो जिन लोगों ने पर्चे बेचे आज भी वो बाहर घूम रहे हैं। क्या 2020 में भी जो है पुलिस भर्ती में जो है फर्जीवाड़ा नहीं हुआ? क्या क्लर्कों की भर्ती में जो है 20,000 लोगों ने पर्चा दिया, उसमें जो है पेपर लीक हो गया? क्या जो है आपके मंडी जिला में FIR 6 रजिस्टर नहीं हुई है कि पंप ऑपरेटर की भर्ती में जो है पैसे लिए गए? ये पहली दफा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में नौकरियां बेची गई हैं, नौकरियां नीलाम हुई हैं। ये देवभूमि है, देवभूमि में फर्स्ट टाइम हुआ है। क्या आप
भाजपा से माफी नहीं मांगनी चाहिए कि आपके समय में जो है लोगों के भविष्य से खिलवाड़ हो गए, लोगों ने पर्चे दिए और आपने जो है पर्चे बेच दिए। जिस सरकार के समय में नौकरियां बिक गई हों, डिग्रियां बिक गई हों, स्कॉलरशिप जो है लूट लिए गए हों, जो स्थितियां सामने आई हैं, क्या उस सरकार को सत्ता में बने रहने का अधिकार है? बाकी जहां तक आप बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की, IIIT जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनी 135 करोड़ रुपए की लागत से, वो सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय सैंक्शन हुई थी और भाजपा ने पूरी ताकत लगाई में रखा था कि जैसे ही भाजपा की सरकार बढ़ेगी हम इसको उठा के ले जाएंगे। ये तो हमारा दम था कि हमने उसको वहां पे स्थापित किया और उसको बनवाया और शहर वहां पे बसाया। आपने उस पे अपने पट्टिका लगा ली, वो अलग बात है, लेकिन लोगों को पता है कि ये किसने बनवाया। IIT किसने बनवाई, मंडी की IIT किसने बनवाई, या जो है IIM। ठीक है, आप जो कह रहे हैं, देखिए हमारे पास सोशल मीडिया पर भी रिएक्शंस आ रहे हैं। विनू मेहता कहते हैं एक मॉडल वीरभद्र सिंह जी का मॉडल, यही कहते हैं आगे। कौशल शर्मा है, बोलते हैं अटल टनल भी कांग्रेस की देन है, ले सकते। उसके पहले हमारे पास रिएक्शंस हैं जो बीजेपी के पक्ष में है, तो एक मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। महेश्वर सिंह चौहान है, लिखते हैं मुकेश अग्निहोत्री ऑल द वे, आपके कोई प्रशंसक लगते हैं। प्रकाश चौहान है, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और सूरज जी, जैसा मुकेश जी बता रहे हैं कि आप न सिर्फ फेल रहे हैं रोजगार के मुद्दे फ्रंट पर अपने युवाओं को रोजगार देने में, बल्कि उनके वक्त में जो काम किए गए उसका श्रेय लेने की आप कोशिश कर रहे हैं। और इतने भ्रष्टाचार की इतनी लंबी फेहरिस्त आपके सामने वो दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल ये आरोप। देखिए, मुकेश अग्निहोत्री जी ये भूल जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चीटों पर नौकरियां कौन दिया करता था। हिमाचल प्रदेश में स्कॉलरशिप का स्कैम किसके जमाने में हुआ और उसका जो है वो CBI इंक्वायरी किसने कराई। मुकेश अग्निहोत्री जी भूल जाते हैं कि इनके ज़माने में तो आसमान से लेकर समुद्र तक जो है वो घोटाले ही घोटाले होते थे, चारों ओर जो है भ्रष्टाचार था। और आज भी ये भ्रष्टाचार में जो संलिप्त लोग हैं उनके साथी संगी हैं ये बने हुए लालू प्रसाद जैसे लोगों की। हिमाचल प्रदेश में ये बात पुलिस भर्ती की कर रहे हैं या दूसरी भर्तियों कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की ठाकुर जयराम की सरकार पहली एकमात्र सरकार है जिसमें आरोप लगा कि पेपर लीक हुआ है, और जैसे ही आरोप लगा उसी टाइम जो है वो पेपर कैंसिल कर दिया गया। दोबारा से जो है वो उसका एग्जाम हुआ और बाकायदा इन्वेस्टिगेशन, और जो लोग इसके पीछे जो हैं वो शामिल थे उन सबको जो है वो सलाखों के पीछे जो है भेजा गया है। इनके समय में जो भी इस प्रकार के जो है स्कैम हुए, कभी उसमें कोई पेपर जो है वो दोबारा से नहीं किया गया, कभी किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये तो क्योंकि उसको जो है इंस्टीट्यूशनलाइज करते थे भ्रष्टाचार को, इसलिए ये उससे जो है कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो नौकरियां बिकी और कोई नहीं। विधानसभा में ये इसके बारे में 2 बार जो है वो बात रखी यहाँ पर, और छोड़ करके बाहर भाग जाते थे। उसके पास इनके पास कोई तथ्य नहीं थे। क्या आज जो है वो लोग गिरफ्तार नहीं किए गए? क्या केसेस नहीं हुए हैं? क्या उसमें जो है वो पेपर लीक के जो है वो उसको कैंसिल करके दोबारा से पेपर नहीं लिया गया है? क्या स्कॉलरशिप स्कैम जो है वो CBI को नहीं सौंपा गया और CBI ने उसमें जो है गिरफ्तारियां करके FIR और चार्जशीट नहीं दर्ज किए हैं? लेकिन आज प्रियंका गांधी की सोलन में जो रैली हुई है उसमें इस मुद्दे को उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को बहुत ही जोर शोर से उठाया, और जिस तरीके से लोग वहां पहुंचे थे उनकी बात को सुनने के लिए, ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो समझाना चाह रही है राज्य के युवाओं को और लोगों को है। सुरेश जी, देखिए, रैली कर रहे हैं, रैली में जो है वो हिमाचल प्रदेश में कोई भी पार्टी जो है वो उसका राष्ट्रीय नेता आता है,
उसको सुनने के लिए जाते हैं। रैली ही केवल मात्र जो है इस बात का अंदाजा नहीं है कि उससे जो है वो सरकार बना रहे हैं। उसके मुकाबले पर आप चंबा की रैली को देखिए जरा, वो केवल मात्र चंबा जो आधा ट्राइबल है, की रैली जो है अनप्रेसिडेंटेड, जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते। ऊना, माननीय मुकेश जी का जिला, वहां पर 2 दिन पहले कार्यक्रम बना प्रधानमंत्री जी का, वहां की रैली का जो आप अंदाजा लगाइए। मैं उससे पहले की रैली जो है उसकी बात नहीं करूंगा। आप बिलासपुर की रैली हो या इवन जो है जो युवाओं की रैली मंडी में की गई थी जिसमें प्रधानमंत्री जी पहुंच नहीं पाए थे, उसका मुकाबला ये किसी तौर तरीके से कभी कर ही नहीं सकते। वो भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग की रैली थी, उसमें जो है किसी प्रकार का सरकारी जो है समझता हूं कि ये केवल मात्र रैलियों से अंदाजा लगाएंगे आप। ये हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो सबको सुनती है और उसके बाद जो है वो विचार क्या करना है और किसको जो है उन्होंने समर्थन करना है, ये अपने तौर तरीके से जो है देती हैं। जो काम करेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विकास के नाम पर काम ठीक है, चलिए हम चलते हैं एक बार फिर से मुकेश जी के पास। मुकेश जी, सुरेश जी जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को लग रहा है कि लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है हमको, और हम जो आवाजें उठा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और रैली में उमड़ती भीड़ जो है वो कहीं आपको कंफ्यूज नहीं कर दे और आप, क्योंकि बीजेपी का कॉन्फिडेंस, जैसे आज हमने बताया, हमने जब मुख्यमंत्री से बात की, उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो इमोशनल कनेक्ट है राज्य के साथ, और दोनों सरकार की का जो काम है केंद्र और राज्य का मिला के, वो किसी भी आरोप, किसी भी वादे पर भारी पड़ता है। देखिए, एक बात तो आपको स्पष्ट समझ आ गई होगी बिटवीन द लाइंस की 5 साल राज करने के बाद एक व्यक्ति जो प्रदेश का मुखिया है वो ये नहीं कह पा रहा है कि मेरे नाम पे वोट पड़ेगी, ये नहीं कह पा रहा कि मैंने काम किया है, ये नहीं कह पा रहा कि विकास मैंने किया है। उसको बाहर की सहारा लेना, मोदी लाऊंगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल लाऊंगा, भाजपा की पूरी फौज लेके आऊंगा, पूरे अपने संगठन लेके आऊंगा। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं भारद्वाज की बात को जो है बहुत तूल नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूं, अमेरिका का राष्ट्रपति भी आ जाए तो लेकिन भारद्वाज सरकार नहीं, ये सरकार नहीं बचने वाली है। और बातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ऐसे लोगों का क्लाउट है, ये तो उससे बाहर है, ये मुख्यमंत्री के इनर कोठरी के लोग नहीं है। लेकिन जो पे क्या आरोप है, किस ढंग से उन्होंने प्रदेश को लूटा है। 2200 करोड़ रुपए की पाइप का स्कैंडल हो गया। आपने कितने भारी भरकम पाइप खरीद लिए प्रदेश में, सारी जगह जो है अगले 10 साल जो है वो पाइप जो है सड़कें जाएंगे, सड़कों पे भारी भरकम पड़े हुए हैं। उनके रेट्स का क्या हुआ? कल परसों में इन्होंने क्या किया, अलायंस एयरलाइंस के साथ एक समझौता किया, उसको कि अगर वो हिमाचल में उड़ान भरेंगे, अगर उनको नुकसान होगा 11 करोड़ रुपया उनकी भरपाई की जाएगी। अरे भाई, ये लाले की दुकान है कि आप एक एयरलाइंस को 11 करोड़ रुपए दे देंगे? आपने बिडिंग क्यों नहीं करवाई? अगर आप कोई ऐसा करते, सारी एयरलाइंस में मुकाबला कराते, ये तो बात। ये जो स्थितियां हैं हिमाचल प्रदेश में, इनके किसी प्रति अनुकूल नहीं है। मुख्यमंत्री 5 साल हेलीकॉप्टर में उड़ते रहे, ऊपर उड़ते रहे, नीचे नाटियां डालते रहे, उन्होंने कोई काम तो किया नहीं। नहीं, लेकिन इनका ये कहना है कि आप जो भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं, जैसा अभी आपने सुना ही सुरेश जी ने सफाई दी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो हमने कार्रवाई की है, आप तो कार्रवाई भी नहीं करते। नहीं, ऐसा है ना, अब 5 साल हो गए, अब तो मैं आपको यही कहूंगा, आखिरी सलाम अलविदा है। ये जैसे ही इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट लगा, अब सरकार को अलविदा कहने का समय आ गया है। ज्यादा बहस की कोई बात नहीं है। गिरो देती है, उधेड़ने पे आती है तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। मिला था तो मिल गया, लेकिन अब जब जाएगा तो आपने देखा कि हालत क्या बनेगी। इसलिए बार बार कह रहे हैं हम मोदी जी को लाएंगे। अरे भाई, आपने क्या किया? आपकी परफॉर्मेंस क्या है? लेकिन मुकेश जी, बीजेपी तो चुनाव लड़ती ही इसी अंदाज में है। केंद्र में जो भी नेता है, पीएम है, किसी भी राज्य में जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और चूंकि उनका इतना बड़ा चेहरा है, उनका एक ऑरा है, अपना प्रभाव है, तो कोई भी पार्टी चाहती है कि हमारे नेता केंद्र में अगर इतने बड़े हैं, पीएम है, तो उसको भुनाया जाए। इसमें बुराई क्या है? नहीं, आप बताएं, जिन प्रोजेक्ट्स की बात यहाँ पे की जा रही है,
नाम रखा श्रद्धेय अटल जी का, हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन ये तो हकीकत है कि इस टनल का जो है शिलान्यास सोनिया गांधी जी ने किया था और मनमोहन सिंह जी ने पहली ठीक है, अपने चलिए वक्त कम है, एक सुरेश जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। सुरेश जी, आपकी कोई भी जो उपलब्धियां हैं राज्य सरकार की, उनका कहना है कि अटल टनल तक भी उद्घाटन तो सोनिया गांधी ने उसका किया था, शुरुआत तो सोनिया गांधी ने की थी उसकी, और साथ ही ये कि जब इतने आप कॉन्फिडेंट हैं, और ये बार बार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठ रहा है कि अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं आप अपने काम को लेकर, तो मुख्यमंत्री तक को कम से कम ये नहीं कहना चाहिए कि हम प्रधानमंत्री के इमोशनल कनेक्ट पर चुनाव जीतेंगे। देखिए, ये मेरे ख्याल में समझने की जो है वो उसका नतीजा है जो इस प्रकार से बोल रहे हैं। जैसा आपने स्वयं कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसी तरह से लड़ती है। हमने तो हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में केंद्रीय लीडरशिप जो है वहां पर ये चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र की पार्टी है और आज तो जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हम जो हैं वो जब से पार्टी बनी है 1951 से किसी भी राज्य में जो है वो म्युनिसिपल कमेटी का भी चुनाव होता है तो सारी पार्टी उसमें, क्योंकि कांग्रेस की आज प्रॉब्लम हो गई है कि कांग्रेस आज लीडरलेस हो गई है और टोटल जो है वो केंद्र में तो बिखराव की स्थिति आ रही है। इनके ही नेता जो हैं वो बड़े बड़े नेता कांग्रेस की केंद्रीय लीडरशिप पर ठीक है, लेकिन वहां जो बिखराव हो रहा है, ठीक है, वो पुरानी बात हो गई। अब ये देखना है कि राज्य में कांग्रेस किस तरीके से आपको चुनौती पेश करती है और आपके जो दावे हैं विकास के, उसको किस तरीके से राज्य की जनता सुनती है, समझती है और फिर क्या फैसला करती है किस पार्टी के हक में, थोड़े दिन में पता चल जाएगा। आज वैसे इलेक्शन कमीशन ने डेट का ऐलान कर दिया है जब राज्य में वोट डाले जाएंगे, बहुत दिन नहीं है, तो अब आपके लिए भी आस्तीनें चढ़ाकर और इस चुनाव मैदान में कूद जाने का और लोगों को बताने का कि आपका दावा ही बेहतर है और आप ही बेहतर सरकार दे सकते हैं। तो आप दोनों का ही इस बहस में भाग लेने के बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुद्दा हिमाचल का में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। नमस्कार।